बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम जो हमने ग्रैंड क्विज लिया था हाफ बुक का, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 6 तक, उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। काफ़ी सिंपल चीज़ें थी टेस्ट के अंदर, लेकिन आई डोंट नो कि आप लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो आपने प्रॉपर कंसेप्ट को ग्रैब नहीं किया हुआ, प्रॉपर, या तो स्टेटमेंट को आप समझ नहीं पाते कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। चीज़ें वही हैं जो आपने नोट्स के अंदर पढ़ी हुई हैं या जो आपको ड्यूरिंग सेशन समझाई हुई हैं। सिर्फ ये है कि उनका आपने एप्लीकेशन आपने करनी होती है, उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना होता है आपने, और अंडरस्टैंड करके आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है और आंसर करना होता है। अब जितना सेशन हो चुका है, तकरीबन हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और आपने 11 टेस्ट दे लिए हैं, और ग्रैंड टेस्ट को शामिल करें तो 12 टेस्ट बन जाते हैं। तो अब आपको इतना मेच्योर हो जाना चाहिए कि आप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको आप आसानी के साथ समझ सकें और उनका आंसर कर सकें। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद कांस्टेंट स्पीड इज डायरेक्टेड अलोंग। अब ये देखें, बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ से कंफ्यूज होंगे होंगे कि क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो लिहाजा एक्सेलेरेशन नहीं होगा, तो ज़्यादातर जो है वो इस नो एक्सेलेरेशन की तरफ आए होंगे। लेकिन ये नहीं उन्होंने देखा होगा कि मैंने एक बात पे बड़ा स्ट्रेस किया था जब मैंने वो चैप्टर पढ़ाया था सैटेलाइट वाला या सर्कुलर मोशन वाला, कि जब भी सर्कुलर मोशन होगी तो वहां पे एक एक्सेलरेशन लाजमी होगा, और वो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। एक ही चीज के दो नाम है। तो जिन्होंने वो कंसेप्ट समझा हुआ था कि जहां भी सर्कुलर मोशन होगी वहां पे एक एक्सेलरेशन तो मस्ट है, वो है रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा किधर होता है? टूवर्ड्स द सेंटर होता है। हाँ, अगर स्पीड जो है वो चेंज हो रही हो, स्पीड चेंज हो रही हो, तो फिर जो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही है, ये तो मस्ट है। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो फिर एक और एक्सेलरेशन भी होता है जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो फिर उसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही हो तो फिर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। दूसरा क्वेश्चन, ए टाइम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय p इज इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस, यानी ये इस तरह का क्वेश्चन था कि एक फिजिकल क्वांटिटी थी p इज इक्वल टू पी नॉट, आगे e की पावर माइनस बीटा टी स्केयर, और आपसे पूछा गया कि बीटा की डायमेंशन क्या है। तो ये भी आपको बताया हुआ है कि ये जो एक्सपोनेंशियल का फैक्टर होता है, टेन का फैक्टर होता है, साइन काज लॉगरिथम के फैक्टर, ये सारे डायमेंशन लेस होते हैं। यानी ये जो पूरा फैक्टर है ये बताते खुद डायमेंशन लेस है। लेकिन ये जो ऊपर दो नंबर दिए हुए हैं जो आपको बीटा और टी स्क्वायर नजर आ रहा है, ये अगर आप, यानी एक्सपोनेंशियल की अगर पूरी टर्म आपने डायमेंशन लेस बनानी है तो फिर ये होगा कि ये जो बीटा है और टी स्क्वायर है, इनकी डायमेंशन इस तरह हो कि ये एक दूसरे को कट ऑफ कर दें। इसका मतलब है फिर बीटा की डायमेंशन होगी 1/t² वाली, ताकि बीटा और 1/t² आपस में जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये फैक्टर डायमेंशन लेस हो जाएगा। लिहाजा दिस इज द राइट ऑप्शन कि बीटा की डायमेंशन 1/t² होगी। Third question, a force of 12 Newton is acting on a body by making angle theta with x-axis. Which of the following are not its component? 12 न्यूटन की फोर्स है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो हमने बताना है कौन से इसके कंपोनेंट नहीं है। तो ये बात भी बड़ी अच्छे तरीके से हमने समझाई हुई है कि इसके कंपोनेंट वही हो सकते हैं कि जिन दोनों कंपोनेंट को ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो ये 12 न्यूटन उसके दरमियान आना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से कंपोनेंट नहीं है, ये चीज भी देखनी होती है कि कंपोनेंट नहीं है। जबकि पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पहला पार्ट 7 और 6 को ऐड करें तो 13, माइनस करें तो 1, तो 12 तो इसके अंदर आ रहा है, लिहाजा ये कंपोनेंट है। 9 और 5 को ऐड करें तो 14, माइनस करें तो बनता है 4, तो 14 और 4 के दरमियान 12 आता है, लिहाजा ये भी कंपोनेंट है।
2 और 11 को ऐड करें तो बनता है 13, माइनस करें तो बनता है 9। तो 9 और 13 के दरमियान 12 आता है, ये भी कंपोनेंट्स हैं। 3 और 7 को ऐड करें तो 10 बनता है, माइनस करें तो 4 बनता है। तो 4 और 10 के दरमियान 12 नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये दोनों इसके कंपोनेंट नहीं है। और यही आपसे पूछा गया कि कौन से इसके कंपोनेंट नहीं है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। टू वेक्टर लाइंग इन सेम प्लेन ऑलवेज गिव जीरो रिजल्टेंट, सेम प्लेन के अंदर दो वेक्टर का वो कह रहा है कि हमेशा हमेशा रिजल्टेंट जीरो है। तो हमेशा नहीं भाई, उस वक्त रिजल्टेंट जीरो आता है जब इक्वल मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो। यानी एक वेक्टर F1 इधर है और बिल्कुल F1 मैग्नीट्यूड के बराबर ही वेक्टर इधर होगा F2। यानी F1 इज इक्वल टू F2 होगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, तब इनका रिजल्टेंट जीरो आ गया। पहला तो ऑप्शन इस तरीके से नहीं है। थ्री वेक्टर्स लाइंग इन डिफरेंट प्लेन में गिव जीरो रिजल्टेंट, तीन वेक्टर हैं जो डिफरेंट प्लेन में है तो उनका जीरो रिजल्टेंट। तो डिफरेंट प्लेन का मतलब है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जी एक्सिस। तो ये होता है डिफरेंट प्लेन। तो डिफरेंट प्लेन में हमें पढ़ा है कि वेक्टर का जीरो रिजल्टेंट कब आता है, जब मिनिमम चार वेक्टर्स आपके पास हो, फोर वेक्टर्स होंगे डिफरेंट प्लेन के अंदर। तो फिर डिफरेंट प्लेन भी कह सकते हैं और नॉन कोप्लेनर भी कह सकते हैं। तो नॉन कोप्लेनर का जो रिजल्टेंट है वो जीरो तब आता है जब तीन नहीं बल्कि चार वेक्टर्स हों, तो फिर जो है वो आपको रिजल्टेंट जीरो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर इज जीरो। तो यहाँ पे इस सिर्फ लफ्ज ने आपको घुमाया है। कोप्लेनर वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो नहीं होता, तो लिहाजा ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। और ए बी सी आर करेक्ट, तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब है नन ऑफ द अबव। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए वेक्टर में हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर कहता तो फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट प्लेन के अंदर दो होते हैं और स्पेस के अंदर तीन होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कंसेप्चुअली, इनको अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड किया करें। यहाँ पे अगर लफ्ज लगा देता रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो फिर इनफाइनाइट नहीं है, फिर प्लेन के अंदर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं और स्पेस के अंदर तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट है, इसका मतलब इनफाइनाइट हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में हैव ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन वेक्टर इटसेल्फ, वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड वेक्टर से बड़ी हो सकती है। तो ये भी हमने ऊपर देखा था कि एक वेक्टर था जो 12 है बताते खुद, और उसके कंपोनेंट हमने नीचे देखे थे। एक कंपोनेंट इसका आप कह सकते हैं कि 14 भी है और एक कंपोनेंट इसका 3 भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर बताते खुद जो है वो 12 है और उसका एक कंपोनेंट जो है वो 14 है और दूसरा कंपोनेंट 3 है, क्योंकि 14 और 3 को ऐड करें तो 17 बनता है और माइनस करें तो 11 बनता है। और 12 जो है इसके अंदर लाई करता है 17 और 11 के दरमियान। लेकिन ये चीज इसमें है समझने वाली कि यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट की बात हुई हुई है। लेकिन नेक्स्ट अगर ऑप्शन देखें तो इसमें आया हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो याद रखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कभी भी अपने वेक्टर से बड़े नहीं हो सकते। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए आप ये बात ध्यान में रखें कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमेशा इस तरह बनते हैं कि वेक्टर इटसेल्फ खुद इस तरह होता है एफ, और ये उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन रही है और आप देखते हैं कि ये जो आपको हाई पार्टिन्यूस नजर आ रहा है ये बताते खुद वेक्टर है और नीचे ये इसके दो कंपोनेंट होते हैं। तो हाई पार्टिन्यूस हमेशा बड़ा होता है, जो बेस और परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा छोटे होते हैं। तो लिहाजा जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात होगी तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कभी भी अपने ओरिजिनल वेक्टर से बड़े नहीं होते, वो हमेशा छोटे होते हैं। लेकिन सिंपल कंपोनेंट की बात होगी तो वो अपने वेक्टर से बड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ, तो ये बात ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। तो चूंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है तो फिलहाल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो लिहाजा इनकरेक्ट इनमें से कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 6 है a force F is acting on a body by making angle theta with x axis such that magnitude of its horizontal component is half of the magnitude of the force F, theta will be। कह रहा है जी कि फोर्स एफ है जो एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रही है और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है
वो फोर्स की मैग्नीट्यूड का हाफ है। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ एक्स है, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड का हाफ है। तो एफ एक्स को आप लिखें एफ कॉस थीटा, एफ बाई टू, एफ एफ कट गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा आपका आ जाएगा 60 डिग्री। 7 क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट in space is moving towards east with constant velocity without influence of any external agency। दो चीजें आपको यहाँ पे इंडिकेट करी, एक तो वो कह रहा है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं है उसमें, एक्सेलरेशन नहीं है। और एक्सेलरेशन ना होने का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स जो है वो जीरो है। जिस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाती है उस पे एक्सेलरेशन नहीं होता। फिर आगे लिख रहा है कि वो मूव कर रहा है विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, यानी उस पर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल एजेंसी इंपैक्ट नहीं कर रही, कोई उस पर नेट फोर्स नहीं लग रही। इसका मतलब है बॉडी सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया की वजह से मूव कर रहा है, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ उस पर एप्लीकेबल है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन का करेक्ट है। पहला ऑप्शन है फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक्सेलरेशन बता रहा है कि फोर्स नहीं लग रही, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तीसरा ऑप्शन जो है नेट फोर्स एग्जिस्ट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नेट फोर्स नहीं है, ये आप देख सकते हैं नेट फोर्स जीरो है। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल फोर्स इज नॉन जीरो, तो यहाँ पे फिर ये नॉन जीरो कह के इसने गड़बड़ कर दी है। हाँ, अगर कहते रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स इज जीरो तो फिर कुछ आगे इसका सोचा जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पे ही नॉन जीरो ने कह दिया तो यहाँ पे ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 8वां क्वेश्चन था वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 3i+4 के ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आप देखें, 3i का मतलब है कि एक्स कंपोनेंट भी है और 4k का मतलब है कि z कंपोनेंट भी है। और इसमें जे मिस इसका मतलब है कि आपका जो वेक्टर है वो किस स्पेस किस प्लेन के अंदर है, वो एक्स जी प्लेन के अंदर है, एक्स जी प्लेन के अंदर आपका वेक्टर, जबकि वाई इधर है। तो आपका वेक्टर जो है वो एक्स जी प्लेन के अंदर है, यानी यूं है, इस तरह है। ये वेक्टर है एक्स जी प्लेन के अंदर पड़ा है। अब जो वेक्टर एक्स जी प्लेन के अंदर पड़ा है तो उसका प्रोजेक्शन या तो अलोंग एक्स एक्सिस होगा या फिर अलोंग जी एक्सिस होगा। जो अलोंग एक्स एक्सिस होगा उसका प्रोजेक्शन बनेगा, ये सपोज वेक्टर एफ है तो ये होगा एफ एक्स। और अगर आपने प्रोजेक्शन लेना है अलोंग जी एक्सिस तो फिर इसका प्रोजेक्शन होगा एफ जी। और एफ एक्स आपको पता है एफ साइन एफ कॉस थीटा होता है, और एफ जी जो है ये इक्वल हो जाएगा एफ साइन थीटा के। तो लिहाजा अलोंग वाई एक्सिस इसका कोई प्रोजेक्शन नहीं है, लिहाजा जीरो होगा। 9th क्वेश्चन, व्हेन थ्री फोर्सेस 50 30 और 15 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी देन बॉडी इज, तीन फोर्सेज हैं तो बॉडी पे एक्ट कर रही है, हमने बताना है कि बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इक्विलिब्रियम में है, या मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। अब ये जो क्वेश्चन दिया है इसको भी आपने देखना है वही चीज लगा के कि तीनों का सम जो है, कोई सी दो फोर्सेस का सम देखना है कि क्या तीसरे से बड़ा आ रहा है। अगर कोई सी दो फोर्सेस का सम तीसरी के इक्वल या बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और जो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। तो चेक करते हैं कि क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो इन दोनों को ऐड करें 50 और 30 को तो बनता है 80 जो कि 15 से बड़ा है। अगर आप 30 और 15 को ऐड कर दें तो बनता है 45। ले जी यहीं पे प्रॉब्लम आ गया, 45 जो कि 50 से छोटा है। इसका मतलब है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि जो बॉडी रेस्ट पे होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है। ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करने का मतलब भी यही होता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये तीनों चीजें एक ही चीज को बयान कर रही हैं, एट रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन जीरो ये भी इक्विलिब्रियम, और ये तो बताते खुद इक्विलिब्रियम। तो ये आपका राइट ऑप्शन है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है बल्कि बल्कि एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। एक एथलीट है जी जो एक सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस आर है, वो एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, तो 2 मिनट और 20 सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ये देखें जी, एक चक्कर उसने यहां से यहां तक कवर कर लिया, ये पॉइंट ए है।
यहाँ से उसने शुरू किया, एक चक्कर उसने लगा लिया 40 सेकंड में। हमारे पास टोटल टाइम है 2 मिनट और 20 सेकंड। तो 2 मिनट्स और 20 सेकंड को आप टोटल कन्वर्ट करें सेकंड के अंदर, तो 2 मिनट आपके इक्वल हो जाएंगे 60 + 60, 120 सेकंड। और ऊपर एक्स्ट्रा 20 सेकंड भी ऐड करें, तो आपका जो टोटल टाइम बन जाएगा वो 140 सेकंड बन जाएगा। अब एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है 40 सेकंड में, हमारे पास जो टोटल टाइम है वो है 140। अब देखें जरा कि 140 के अंदर कंप्लीट चक्कर कितने बनते हैं, तो वो बनते हैं 3 चक्कर। वो इस तरह के, एक चक्कर 40 सेकंड में, दूसरा चक्कर 80 सेकंड में, तीसरा चक्कर 120 सेकंड में। कंप्लीट चक्कर में आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि जब एक बॉडी कोई कंप्लीट अपना साइकिल कंप्लीट कर लेती है, जहां से स्टार्ट लिया था वहीं पे दोबारा वापस आ गई पॉइंट ए पे, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जीरो। यानी पहले जो 3 चक्कर हैं 120 सेकंड में, ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। पीछे अब मसला रह गया 20 सेकंड का। तो चूंकि 40 सेकंड में वो कंप्लीट चक्कर कर रही है, तो 20 सेकंड में तो वो हाफ चक्कर करेगी, यानी यूं, ये, यानी पॉइंट ए से मैक्सिमम बी पे पहुंच पाएगी। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और वो बन रहा है ये। और ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक आर होता है, ये भी आगे आर होता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बन रहा है 2r। दिस इज द राइट ऑप्शन। 11 क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी ऑलवेज। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, ये हमेशा या तो इक्वल टू वन होती है या फिर लेस देन वन होती है। ये, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी आपकी बाद औकात जीरो भी हो सकती है। मसलन एक बॉडी है जो जिसने यहाँ से स्टार्ट लिया था, पॉइंट ए से स्टार्ट लिया और घूम के दोबारा पॉइंट ए पे वापस आ गई, तो अब इसकी एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो जो बॉडी क्लोज पाथ में होती है उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता है, लिहाजा एवरेज वेलोसिटी भी उसकी जीरो हो गई। लेकिन जो एवरेज स्पीड है वो उसकी जीरो नहीं होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड में आपने टोटल डिस्टेंस लेना होता है, टोटल डिस्टेंस। तो ये चीज है जो डिफरेंशिएट कर रही है इनको। हाँ, अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक सीधी लाइन में यूं जा रही है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक गाड़ी है, आप 100 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आप बिल्कुल सीधा 100 की स्पीड से जा रहे हैं। अब इसकी जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये बराबर होंगी, अब आपका आंसर वन आएगा, अदरवाइज हमेशा लेस देन वन आएगा। 12, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है? A body having zero velocity will not necessarily having zero acceleration। यानी एक बॉडी है जिसकी जीरो वेलोसिटी है, will not necessarily have zero acceleration, तो उसका acceleration जीरो नहीं होगा। यानी नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे बॉडी की जो वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी, वो जीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका फिर भी जीरो नहीं होता, बल्कि एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड एक्ट कर होता है जी, जो कि 9.8 होता है। इसके बाद दूसरा, ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, इसने करेक्ट ही पूछा था तो ये करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन, ए बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन। कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा, नेसेसरी उसने कर दिया है। तो अभी आपके सामने ये केस है, आप देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी उसकी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन मौजूद है। तीसरा ऑप्शन, ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कोई बॉडी है और उसके अंदर यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा।
अब यूनिफॉर्म बॉडी जो स्पीड के साथ मूव कर रही है, जब उसकी डायरेक्शन डायरेक्शन उसकी जब चेंज होगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और फोर्थ ऑप्शन जो है, ए बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, यानी एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, उसके अंदर जीरो एक्सेलरेशन होगा। ये तो बिल्कुल किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है कि जब बॉडी की वेलोसिटी ही नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके अंदर तो एक्सेलरेशन मौजूद होगा लाजमन, तो ये भी इनकरेक्ट है। 13 question, a constant force act on a body of mass 1 kg at rest for 10 seconds. If the body moves a distance of 250 meters, the magnitude of the force is। कांस्टेंट फोर्स दी हुई है, मैस गिवन है 1 kg, और 10 सेकंड के रिएक्ट किया यानी टाइम भी गिवन है, डिस्टेंस मूव करे, इफ द बॉडी मूव अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज। अब चूंकि हमारे पास मैस भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, तो इस पे हमारे पास जो फार्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू फोर्स एफ। अब यहाँ पे मोमेंटम आपने निकालना है, मोमेंटम पी जो है वो इक्वल होगा एम वी, बल्कि सिंपली आप एफ इज इक्वल टू एम में लगा लें। एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा आपको, एक्सेलरेशन इक्वल होगा, चूंकि डिस्टेंस दिया हुआ है तो लिहाजा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। तो चूंकि इनिशियली वो रेस्ट पे था तो लिहाजा आपने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो पुट कर देनी है, और इस तरीके से डिस्टेंस आपने पुट करना है 250। ये टर्म आपकी जीरो होगी क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे है, और आगे 1/2 ए हमने फाइंड करना है, ए की जगह ए ही रहेगा, और टाइम जो है वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो 2 1 2 250, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरीके से ए जो है वो आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 50, तो ये 5 आ गया, एक्सेलरेशन आपका 5 आ गया। अब इसमें पुट कर दें, ये 1 आ गया मैथ की जगह 1 kg, और एक्सेलरेशन जो है वो आपका 5 है, तो इस तरीके से 5 न्यूटन फोर्स आ गई। 14 क्वेश्चन, दो ट्रेन है, हर एक की लंबाई जो है वो 50 मीटर है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, उनको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ये देखें जी, ये दो ट्रेन है, ये भी 50 मीटर, ये इधर एक ट्रेन है, ये भी 50 मीटर, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इन्होंने आपस में अब क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखें जब क्रॉस इन्होंने एग्जैक्ट कर लेना उस वक्त इनकी कंडीशन कुछ इस तरह हो जाएगी, ये इधर यहाँ पहुंच चुकी होगी, और दूसरे वाली जो ट्रेन है वो यूं हो चुकी है। ये कंडीशन होती है जब हम कहते हैं कि एग्जैक्टली दोनों जो ट्रेन है उन्होंने आपस में क्रॉस कर ली है। ये ये जाने वाली थी और ये दूसरी इधर आने वाली थी। तो अब आप देखें जरा टोटल लेंथ कितनी आपको नजर आ रही है, जब इन्होंने एग्जैक्ट क्रॉस कर लिया एक दूसरे को, तो ये 100 मीटर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि 50 मीटर ये है, 50 मीटर ये है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। तो आपने एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला ही लगाना है, लेकिन एस की जगह आपने 100 लगा देना है, वी की जगह जो है एवरेज वेलोसिटी, आप दोनों की वेलोसिटी आप ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियां या बॉडीज जा रही होती हैं तो उनको वेलोसिटी को ऐड कर दिया जाता है, और जब सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो उनकी वेलोसिटी का डिफरेंस ले लिया जाता है। तो 10 और 15 को ऐड करेंगे तो ये 25 बनेगा।
टाइम हमने फाइंड करना है, तो टाइम आपका 100/25 4 सेकंड आ जाएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी हैज, जिस बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन जब है तो इसका मतलब है फोर्स उस पर लग रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, जबकि वो कह रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट मोमेंटम भी नहीं हो सकता। कांस्टेंट मोमेंटम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला होता है mv। तो जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है वेलोसिटी में तो चेंजिंग आ रही है। फिर तो जब वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है तो मोमेंटम कैसे यूनिफॉर्म रह सकता है, मोमेंटम भी फिर आपका चेंज हो। एक पार्टिकल है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये हमने नॉर्थ बनाना होता है, ये वेस्ट लेना होता है, और ये हमारा ईस्ट होता है, और ये हमारा वेस्ट होता है। तो ईस्ट की तरफ जा रही है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। 2 सेकंड के बाद वो नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं इधर। ये 4, ये 6। चेंज इन वेलोसिटी देखना है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, ये v1 आपका था, ये v2 था। तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा होता है v2 माइनस v1। तो v1 को रिवर्स कर दें, तो v1 को जब आप रिवर्स करेंगे तो v1 आपका इधर आ जाएगा, ये आपका v1 आ गया, और v2 आपका ये आ गया, ये v2। v2 अपने उसी डायरेक्शन में ही रहेगा। तो ये आपका आ गया चेंज इन वेलोसिटी, ये डेल्टा v है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किधर है, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट। ये एक ही ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट वाला। ये अंडर रूट 40 नहीं आता, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 16 होता है और 6 का स्क्वायर रूट 36 होता है, तो इनका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट 52 आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। 17 क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कल। कांस्टेंट स्पीड के साथ जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, तो सर्कल में जब कोई बॉडी मूव करती है तो नो वर्क डन ऑन इट, वर्क उस पे नहीं होता। ये लिख रहा है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन तो जरूर होता है, ये गलत तो हो गया। नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, तो सेंटीपीटल फोर्स एक्ट कर रही होती है, ये भी गलत हो गया। इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो चूंकि सर्कल में मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लिहाजा वेलोसिटी भी मौजूद है, लिहाजा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। 18 क्वेश्चन, a body of mass m moves in a circular path with uniform angular velocity, the motion of the body has constant। सर्कुलर पाथ में एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसकी जो मोशन है उसमें क्या चीज कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो कांस्टेंट क्या होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी मोमेंटम, तो ये तीनों कांस्टेंट नहीं होंगे क्योंकि तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो ये तीनों ही डायरेक्शन डिपेंडेंट हैं, तो ये चेंज हो रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो काइनेटिक एनर्जी का बचता है। 19, if a body is executing uniform circular motion, change in direction of tangential velocity। टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये देखें जी, ये वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल, ये इस पॉइंट पे है, ये इस पॉइंट पे है। तो इन दोनों का जब आप चेंज लेंगे, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी ये इधर है, दूसरे इधर है, तो इनको जब आप हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे, ये v1 हो गया,
ये V2 हो गया। तो चेंज फाइंड करना है। चेंज हमेशा क्या होता है, डेल्टा V, यानी V2 माइनस V1, यानी V1 को उल्ट कर दें। तो V1 को जब आप उल्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा V1। अब हेड टू टेल रूल लगाएं, इसके आगे V2 लगा दें, ये V2। तो ये जो है ये आपका चेंज इन आर है। तो एक सर्कल में ये अगर आप गौर करें तो डायरेक्शन क्या बन रही है, ये टूवर्ड द सेंटर बन रही है। टेंजेंशियल वेलोसिटी में जो आप चेंज लेते हैं तो वो आपको क्या मिलता है, वो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम का चूंकि टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। तो 1/2 आप करेंगे तो 0.5 आ गया, ये 0.5 Hz। 21, two objects having mass m1 m2 are fired horizontally with a certain height with velocity v and v2। तो सर्टन हाइट से दोनों मैसेज को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया, यानी ये हाइट है। एक को वेलोसिटी v1 से और दूसरे को v, यानी डबल वेलोसिटी से। तो ये हमने देखा था कि जब आप सर्टन हाइट से ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकने का मतलब है कि आप उसको वी एक्स दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे रहे हैं, यानी वी कॉस थीटा आप उसे दे रहे हैं, आप उसे वी बाय जीरो दे रहे हैं, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। तो चाहे आप उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकें या आप उसको जस्ट ड्रॉप कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही वक्त जमीन पे पहुंचेंगे। तो चाहे एक की वेलोसिटी वी है चाहे दूसरे की वेलोसिटी डबल है, चूंकि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, वी वाई जीरो है, उन्होंने जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो लिहाजा दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टाइम पे जमीन पे पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों की जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वी वाई जो कंपोनेंट है वो जीरो है। तो लिहाजा कोई बॉडी आप जस्ट ड्रॉप करें नीचे आए या आप उसे हॉरिजॉन्टल फेंके और वो इस तरह का पाथ बना के नीचे आए, दोनों एक ही वक्त पे पहुंचते हैं। और इसका वेलोसिटी से भी कोई तल्लक नहीं। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज भी करें, एक को v दें दूसरे को 4 गुना ज्यादा भी वेलोसिटी दे दें, वो सिर्फ उसका पाथ चेंज होगा यूं, ये सिर्फ ये फर्क पड़ेगा, बाकी वो पहुंचेंगे सारे एक ही वक्त पे जमीन पे। 22, इन एन एलिवेटर मूविंग वर्टिकली अप विद द एक्सेलरेशन जी। जी एक्सेलरेशन के साथ आपका जो एलिवेटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर बाय अ पैसेंजर ऑफ मास m, एक पैसेंजर है जिसका अपना मास m है, वो कितनी फोर्स जमीन उस पे लगाएगा, उस पे फर्श पे, तो वो फोर्स कौन सी होगी, वो उसका वेट होगा। और वेट इक्वल होता है mg। क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें पता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में mg प्लस हो जाता है एक्सलेशन, यानी W प्लस mg। तो ये हो जाएगा 2 टाइम W या 2 mg, क्योंकि WmG होता है तो 2 mg। 23rd, a body of mass m collides against a wall with the velocity v and rebounds with the same speed, its change in momentum। अब देखें, ये वॉल है, ये बॉडी से टकराई मोमेंटम mv के साथ, वापस आई, जरा अब चूंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी तो लिहाजा अब इसका जो मोमेंटम होगा वो m माइनस एम वी होगा। तो चेंज आपने देखना है, तो चेंज हमेशा कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो माइनस एम वी माइनस एम वी, ये आपका फाइनल मोमेंटम हो गया, ये आपका इनिशियल मोमेंटम था। तो माइनस एम वी ये इक्वल आ जाएगा माइनस का 2 mv। और अगर आप मैग्नीट्यूड को सिर्फ ले लें तो माइनस को आप इग्नोर कर सकते हैं और इस तरीके से आपका -2 mv आंसर आएगा। 24, ए बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, मस्ट हैव कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट, कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि p इज इक्वल टू एम वी
एम तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है, आप चाहे आप जो भी काम कर रहे हो। इसका मतलब है मोमेंटम कांस्टेंट का ताल्लुक है वेलोसिटी के साथ, कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मस्ट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट। और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन तो उसके अंदर कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ, जीरो होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो जीरो को भी आप कांस्टेंट कह सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जीरो है। और जब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि इसके पे लगने वाली जो फोर्स है वो भी कांस्टेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। 25 क्वेश्चन। विच ऑफ द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, कौन सी फोर्स जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है? तो जो ड्रैग फोर्स होती है एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये भी, और मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों ही वेलोसिटी डिपेंडेंट है। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी बी, तो दोनों के अंदर वी है, दोनों वेलोसिटी डिपेंडेंट है। जबकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं वो सारी की सारी पोजीशन डिपेंडेंट होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये तीनों कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, और तीनों की तीनों पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेज हैं। 26 है बॉडी एट रेस्ट में है, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर एनर्जी होगी। कैसे होगी एनर्जी? जब आपकी बॉडी को किसी हाइट पे आपने रखी हुई है, यहाँ पे तो है, तो ये रेस्ट पे, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है पी स्केयर ओवर 2m। तो ये फार्मूला आप लगा के आसानी से इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, और नीचे भी 4, तो ये कट के 1 जूल आ जाएगा। 28, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन इन विच द टू कोलाइडिंग पार्टिकल, यानी कौन सी कोलिजन जो है वो कंप्लीटली इन इलास्टिक है, जिसमें दोनों बॉडीज आपस में जुड़ जाते हैं, रिमेन टुगेदर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद अगर बॉडीज दोनों जुड़ जाए तो वो कंप्लीटली इन इलास्टिक होती है। आखिरी क्वेश्चन 30, सिंपल हार्मोनिक मोशन में डी ई बाई डी टी, ये क्या होता है? जबकि ई आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमें पता है कि जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है हर पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट है ये, तो हर पॉइंट पे ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट चीज का जब आप टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। तो लिहाजा जीरो एवरीवेयर। ई बताते खुद कांस्टेंट है एट एवरी पॉइंट, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या है? वो जीरो है एवरीवेयर। और इसके बाद 29 क्वेश्चन जो है, थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं, शेल है, स्फीयर है, सिलेंडर है, सबको इंक्लाइन प्लेन से नीचे मूव करवाया गया है, और वो स्किड कर सकते हैं। तो जब स्किड